अब एक अजीब सा खिंचाव मेरे मन में आ गया। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी। मैंने बंद आंखों से ही कहा, ठीक है रमेश, तुम्हारा शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा भाभी? अपने ही तो काम आएंगे ना। जब से यहाँ आया हूँ मेरे सिर में आज तक किसी ने मालिश नहीं की है। आप कर सकती हो क्या? मैं सोच में पड़ गई कि आखिर आज रमेश चाहता क्या है। बड़ी मुश्किल से मैं खुद को रोक पाई। फिर आग पानी का मिलन क्या करे, मना भी नहीं कर सकती मैं। फिर मैंने दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मेरा नाम सीमा है। यूं तो मैं 30 साल की होने वाली हूँ, पर आज भी किसी हूर से कम नहीं लगती थी। खूबसूरत चेहरा, तीखे नैनक्श, मटोल आंखें, पतले पतले होंठ, सुराही सी गर्दन, गठीला बदन और ऊपर से खनकती आवाज, ये मेरे हुस्न में 4 चांद लगा देती थी। मैं खुद को सजाने संवारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। मेरे पति राजेश ने जब मुझको पहली बार सुहागरात पर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जब 21 साल की उम्र में दुल्हन बनकर ससुराल आई थी, तब गांव भर में मेरी खूबसूरती की चर्चा हुई थी। आस-पास पड़ोस की बहुत सी लड़कियां हर रोज अपनी नई भाभी को देखने पहुंच जाती थी। वे एक तक मुझको निहारती रहती थी। जब वो मेरी खूबसूरती को लेकर तरह तरह के सवाल जवाब करती, तो मैं हंसकर बोलती, धत तेरे की, यह भी कोई बात हुई। राजेश तो ठहरा एक देहाती लड़का। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर गाड़ी मैकेनिक का काम अच्छा जानता है। उसी के चलते तकरीबन 10 रुपए महीना वह कमा लेता था। काम करने वह पास के एक कस्बे में जाता था। शाम ढले दाल सब्जी और गृहस्थी का सामान लेकर लौटता था। मैं सच संवर कर उसका इंतजार कर रही होती। अगर कभी राजेश को देर हो जाती तो मैं उसे उलाहना देते हुए कहती, देखो जी, हम पूरे दिन आपके इंतजार में खड़े रहते हैं, पर आपको एक बार भी हमारी याद तक नहीं आती। ज्यादा सताओगे तो हम अपने मायके चले जाएंगे। फिर यह सुनकर राजेश मेरी जी हुजूरी करने लग जाता था। मैं मान भी जाती थी। गर्मा गर्म जलेबी मेरी कमजोरी थी। राजेश घर वालों से छिपते छिपाते थोड़ी जलेबी अक्सर ले आता। वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ता गया। 5 साल बाद घर में 2 बच्चे भी हो गए। जब फिर शुरुआत हुई उनकी पढ़ाई लिखाई की, गांव में बहुत अच्छे स्कूल तो नहीं, इसलिए मैंने राजेश को कस्बे में जाकर रहने के लिए राजी कर लिया है। कस्बे में आकर राजेश पूरी तरह काम में रम गया। अब उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। एक तो किराए का घर, मोलतोल का सामान, बच्चों की फीस, ऊपर से गांव में माँ बाप के लिए भी कुछ न कुछ भेजने की चिंता हमेशा राजेश को खाए रहती थी। वह ओवरटाइम भी करने लगा। जिंदगी की भागदौड़ में राजेश हांफने लगा था। अब उसमें पहले जैसा जोश व ताजगी नहीं बची थी। वह खा पीकर रात में जल्दी सो जाता था। उसके पास मेरी तारीफ करने के लिए न तो शब्द बचे थे और न ही समय बचा। फिर उन्हीं दिनों राजेश का दूर का रिश्ते का एक भाई रमेश काम की तलाश में उसके पास आया। वो एक कंपनी में नौकरी करने लगा। मेरे पास वाला ही कमरा किराए पर ले लिया था। रमेश की ड्यूटी ज्यादातर रात में ही होती थी। वह आधे दिन आराम करता और बाकी दिन में अपने छोटे मोटे काम निपटा लेता है। मुझसे उसकी पटरी खूब बैठती थी। खाली समय में हम दोनों खूब हंसी मजाक करते थे। रमेश मेरी तारीफ के पुल बांधता तो मैं मुंह में आंचल भर कर हंस देती थी। रमेश मेरी मस्त हंसी में कहीं खो जाता। उसकी की अभी शादी नहीं हुई थी। वह मेरे चुलचुलेपन, रूपरंग और मदमस्त अदाओं का दीवाना हो चला था। मैं भी उससे छेड़ने का कोई मौका जाने नहीं देती थी। एक दिन मैं रमेश से बोली थी, गांव कब जाओगे?
क्यों, आपके लिए कुछ लाना है क्या भाभी? हाँ, लाना तो है, एक देवरानी। रमेश इस पर कुछ झेम सा गया। उधर बच्चों के स्कूल में छुट्टियां हो गई थी, तो मेरा भाई गोपाल शहर घूमने आया था। वापस जाते समय वह अपने साथ दोनों बच्चों को भी ले गया। नानी के घर के क्या कहने, जाना तो मैं भी चाहती थी क्या है, मगर राजेश के ख्याल ने मुझे रोक दिया। उसके खाने पीने, कपड़े धोने की चिंता बनी हुई। राजेश सुबह 8 बजे अपना खाना लेकर घर से निकल जाता और देर शाम 9 बजे तक ही घर लौटता था। रमेश की रविवार को छुट्टी होती थी। एक दिन वह आराम से दोपहर के 2 बजे तक सोकर उठा था और चाय बना करती। बर्तनों की खटपट की आवाज सुनकर मैंने उसे पुकारा, अरे रमेश, थोड़ा आना तो। आया भाभी, कहाँ? और रमेश दौड़ा दौड़ा मेरे कमरे में आ गया। मैं औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सिरदर्द था। दुकान से दवा ला दो तो रमेश पास की केमिस्ट की दुकान से सिरदर्द की गोली ले आया। फिर उसने ने मुझको गोली थमा दी और पानी का गिलास भी भर कर ले आया। मैं बोली, तुम कितना ध्यान रखते हो हमारा, मैंने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। भाभी, आप कहो तो सिर भी दबा दूं, रमेश ने अपनेपन में कहा। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। रमेश मेरे सिरहाने एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसकी जादुई उंगलियां मेरे माथे पर थिरकने लगी। दवा के असर और रमेश की सेवा से मेरे माथे का दर्द तो बंद हो गया, मगर बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। अब एक अजीब सा खिंचाव मेरे मन में आ गया। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रही थी। मैंने बंद आंखों से ही कहा, ठीक है रमेश, तुम्हारा शुक्रिया। अरे शुक्रिया कैसा भाभी, अपने ही तो काम आएंगे ना। जब से यहाँ आया हूँ मेरे सिर में आज तक किसी ने मालिश नहीं की है। आप कर सकती हो क्या? मैं सोच में पड़ गई कि आखिर आज रमेश चाहता क्या है। बड़ी मुश्किल से मैं खुद को रोक पाई। फिर आग पानी का मिलन, क्या करे, मना भी नहीं कर सकती मैं। फिर मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया। यह सिलसिला रोज चलने लगा। फिर राजेश सुबह काम पर चला जाता। फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ खूब मजे करते। रमेश का प्यार पाकर मैं भी अब संतुष्ट थी। 1 साल बाद रमेश के घरवालों ने उसकी शादी करा दी और वह शहर छोड़कर चला गया। उसकी याद में कुछ दिनों तक मैं बहुत रोई। फिर धीरे धीरे मैं भी रमेश को भुलाकर एक नई शुरुआत करने लगी। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।